स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों हमारी जो बायोलॉजी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें हमने 3 यहाँ तक पढ़ लिए थे, ग्रास नली तक ना। तो आज हम पढ़ेंगे आमाशय। एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम है एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि आप डायग्राम भूल गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम है वो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है सबसे पहले इसको माउथ बोलते हैं, और यहीं से आपका जो बोकल कैविटी होता है, यहीं से हमारी जो आहार नाल होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ पर ओसोफोगस आता है, ठीक है, इसका सेकंड भाग। उसके बाद आता है आपका स्टोमैक, उसके बाद आता है लिटिल इंटेस्टाइन, उसके बाद में आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में आपका ये जो होता है जिसको बोलते हैं एनस, ये आता है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से फिर बता दूं, ये जो आपको दिख रही है आकृति, इसको बोलते हैं स्टोमक। ये जो आपको बीच में छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल लिटिल इंटेस्टाइन। और आपको जो साइड में जो बड़ी नलिका दिख रही है मोटी, जिसकी त्रिज्या आपके ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, उसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई वीडियो डालें उसका अपडेट को मिल जाए। देखिए शुरू करते हैं स्टोमक यानी कि आमाशय। अब देखिए, आमाशय होता है ना, ये आपके शुरू होता है ग्रास नली के आगे वाले भाग से, यानी कि जो आपका ओसोफोगस होता है उसके आगे वाले भाग से जो आपका स्टोमक होता है, ग्रास नली होती है, वो आपका जो ग्रास नली होती है वहां से आपका जो स्टोमक होता है वो कनेक्ट होता है। इसके बाद इसके बारे में दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में कि आपका जो आमाशय होता है, स्टोमक होता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। तो इसकी आकृति होती है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल जी जो होता है, कैपिटल जी, ठीक है, जे आकार की इसकी आकृति होती है। और ये आपके पहला तो ग्रास नली, ओसोफोगस और आपकी ग्रहणी ड्यूडेनम होती है, उनके बीच में स्थित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आमाशय होता है वो किस किस के बीच स्थित होता है। तो ये आपके ग्रास नली और ग्रहणी यानी कि ओसोफोगस और ड्यूडेनम, इनके बीच स्थित होता है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में। देखिए पहला तो ये आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है, बहुत ही लचीला ऑर्गन होता है, लचीला अंग होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा भंडारित चीज़ें होती है वो कहाँ पर होती हैं। तो हमारे शरीर में हम कुछ भी खा लेते हैं, सबसे पहले वो भंडारित होता है स्टोमक के अंदर। हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक की कैपेसिटी होती है ये 1 लीटर से लेकर 3 लीटर तक हम जो भी फूड खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उसको स्टोर करके रख सकता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्टोमक के, एक होता है कार्डियक, एक होता है आपका जठर निर्गमी, एक होता है फंडिस। तीनों के बारे में देखते हैं। पहला जो होता है कार्डियक है ना, ये आपका बायां वाला भाग होता है इसका आमाशय का, जो आमाशय में ग्रसिका से प्रविष्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये आपके जो पहला जो भाग होता है शुरुआत में जुड़ता है, ठीक है, उसे आपका कार्डियक बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है ये आपका दाहिना वाला भाग होता है, और इससे आपकी छोटी हुई आंत है वो आपके कनेक्ट होती है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और जो फंडिस वाला चैप्टर, वो फंडिस वाला जो भाग होता है वो इन दोनों के बीच होता है। आपका जो कार्डियक होता है और जठर निर्गमी, दोनों के बीच का ये पार्ट्स होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो आमाशय है उसमें 2 अवरोधनी पाई जाती हैं। कौन सी अवरोधनी पाई जाती हैं? 2 अवरोधनी। अवरोधनी का मतलब होते हैं कि आपके कंट्रोल करने वाली, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली नलिकाएं होती हैं, उन्हें अवरोधनी बोलते हैं, ठीक है। अब 2 कौन कौन सी होती हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए पहला जो होती है उसको बोलते हैं ग्रास नलिका अवरोधनी, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कार्डियक या बोलते हैं लोअर एसोफिगल स्पिंक्टर, ठीक है, ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये आमाशय से अम्लीय भोजन होता है उसको ग्रसनी में जाने से रोकता है। यानी कि हमारा जो आमाशय होता है ना, उसमें हमारा जो भोजन है वो अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस जो भोजन होता है उसको ग्रसनी में जाने से रोकता है। पहला काम तो ये। दूसरी जो आपकी अवरोधनी होती है इसको बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी, है ना, पाइलोरिक, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। इसका काम क्या होता है? ये जो होता है ये आपके जो आपका भोजन होता है स्टोमैक से छोटी आंत में जाता है, यानी कि आपकी आमाशय से छोटी आंत में जो भोजन जाता है स्टोमैक से आपकी लिटिल इंटेस्टाइन में, तो वो जो भोजन जाता है उसको कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है कौन? जठर निर्गमी अवरोधनी, पाइलोरिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं जो आमाशय होता है उसका काम क्या होता है मेनली, और ये जो काम होना गाइस यही आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जो काम होता है ना आमाशय का, स्टोमक क्या काम आता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
देखिए, पहला काम तो आपका जो आमाशय होता है, आमाशय में जैसे ही हमारा कोई भोजन आपके पहुंचता है, जैसे हमने भोजन किया वो सबसे पहले मुंह में जाएगा और मुंह की सहायता से आगे ग्रास नली में होते हुए आपके आमाशय के अंदर एंटर करता है, आपके स्टोमक के अंदर एंटर करता है। जैसे आपका भोजन आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर एंटर करता है, उस समय जो आपका आमाशय होता है वो जठर रस छोड़ने लग जाता है। जठर रस क्या होता है? जठर रस जो होता है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में गैस्ट्रिक जूस, है ना। और गैस्ट्रिक जूस होता है ये आपका बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो स्टमक होती है उसमें कौन सा एसिड निकलता है, तो आपको ध्यान रखना है हमारी जो आमाशय होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, लेकिन इसका जो कॉमन नाम होता है वो जठर रस होता है, यानी कि आपका गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, ये कब निकलता है? जैसे ही कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे स्टोमक के अंदर प्रवेश करती है, वैसे ही हमारा जो ये स्टोमक है वो आपके HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को छोड़ने लग जाता है। और ये जो आपका एसिड होता है, ये जो रस होता है जठर रस, इसका दूसरा नाम होता है आपका आमाशय रस। ठीक है, आमाशय रस भी इसको बोलते हैं। अब देखिए आमाशय रस के बारे में हम देख लेते हैं कि आमाशय रस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपका आमाशय रस होता है उसमें 90% तो क्या होता है? वाटर। 90% तो होता है वाटर, 0.5% आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली आपको ध्यान रखना है आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 90% वाटर पाया जाता है, 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। ठीक है, इसका pH वैल्यू होता है 0.9 से 1.5 के बीच। ठीक है, ये चेंज होती रहती है लेकिन 0.9 से 1.5 के बीच ये होती है। दूसरा काम देखते हैं आमाशय का, कि आमाशय का दूसरा काम क्या होता है। जो स्टमक होती है उसको दूसरा काम होता है भोजन का संग्रहण करना, मतलब भोजन को स्टोर करना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया जो आमाशय होती है वो 1 से लेकर 3 लीटर तक भोजन को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। अगला, प्रोटीन का सबसे पहले जो पाचन होता है वो कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। तो आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो स्टोमक के अंदर आते ही शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टोमक के अंदर शुरू हो जाता है, स्टोमक में जैसे आती है वैसे ही। अगला है कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपके जो फूड आप जो खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें आपके मिक्स हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आपने कोई भोजन किया, बासा भोजन कर लिया या कोई ऐसा भोजन कर लिया उसमें बैक्टीरिया है, क्या है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो क्या करता है आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उस बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को करता है, खत्म कर देता है, मार देता है। तो ये आपका एक बेनिफिट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला, जो आमाशय होता है ना, आमाशय, हम कोई भी ग्लूकोज खाते हैं या पीते हैं, पानी वाटर पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं या कई प्रकार की मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनको भी अब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपकी जो स्टमक होती है इन सब का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, अब्सॉर्व कर लेती है इनको। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो आमाशय होती है, स्टोमक जो होती है, वो उसका प्रमुख जो काम होता है वो भोजन को एसिडिक मीडियम प्रदान करना होता है। एसिडिक मीडियम मतलब अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में क्या होता है? भोजन आपका गलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका स्टोमक के अंदर जाएगा इसके अंदर HCl अम्ल मिलेगा और HCl अम्ल आपके भोजन मिलने के बाद आपका भोजन है वो अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है और यहीं से आपका जो भोजन होता है वो आपका गलना शुरू हो जाता है, एक प्रकार से पाचन होना शुरू हो जाता है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमारे जो आमाशय होती है, स्टोमक होती है, उससे मेनली 3 प्रकार के आपके सिक्रेशन होते हैं, 3 प्रकार के स्राव होते हैं, मतलब 3 प्रकार के यहाँ से कुछ न कुछ पदार्थ निकलते हैं। उनके बारे में देखते हैं। पहला जो पदार्थ होता है वो आपका म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस होता है वो आपके किस ग्रंथियों से निकलता है? तो जो म्यूकस होता है वो आपका श्लेष्म ग्रीवा ग्रंथियों से निकलता है। किससे निकलता है? श्लेष्मा ग्रीवा सेल, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं से आपका जो म्यूकस होता है वो निकलता है। और इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, म्यूकस होता है ना वो आपकी जो आमाशय होती है, हमारी आमाशय में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तो हमारी आमाशय जलती क्यों नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, वो गलती क्यों नहीं है, क्षय क्यों नहीं होती? तो आपका जो म्यूकस होता है ये आपके हेल्प करता है। म्यूकस जो होता है आमाशय की दीवारों पर चिपक जाता है, जिससे आपके जो आमाशय की दीवार हैं उन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये म्यूकस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इससे निकलता है जो रस निकलता है, ये जो पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम होता है ना, ये क्या करता है? ये आपके अम्लीय वातावरण की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोएंजाइम जो होता है वो आपके अम्लीय वातावरण की उपस्थिति में
पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो जो पेप्सिन होता है ना वो आपके प्रोटीन का अपघटन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का अपघटन करते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका आमाशय में प्रोटीन का अपघटन शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो दूध का एक प्रकार से पाचन करता है, या पूछ लेगा दूध को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो आपका दूध जो पीते हैं, दूध का आपका क्या करते हैं, प्रोटीन के अंदर पाचन कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना, रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो आपके बच्चों में जो दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। अगला जो तीसरा निकलता है पदार्थ जो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सी कोशिकाओं से निकलता है ना। ये बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कौन सी कोशिकाओं से निकलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपका ऑक्सियंटिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑक्सियंटिक सेल से निकलता है। किससे निकलता है? ऑक्सियंटिक कोशिकाओं से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यहाँ पर निकलता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपके भोजन से मिल जाता है तो फिर भोजन है वो किस अवस्था में आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा भोजन है, भोजन के अंदर जठरस मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद आपका जो भोजन है वो काइम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, काइम अवस्था में आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपके पूछा जाता है। एक समस्या और हो जाती है, जब हमारे शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो होता क्या है, हमारे शरीर में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, मान लो आप बहुत समय तक भोजन नहीं करते हैं, मान लीजिए हमने भोजन नहीं किया एक दिन या दो दिन, दो दिन ज़्यादा हो गया, मान लीजिए हमने एक दिन भोजन नहीं किया, तो हमारे शरीर में आपको ऐसा लगता है, कई बार बोलते हैं चूहे कूद रहे हैं शरीर में, या पेट में जलन या दर्द होने लग जाता है, तो वो आपका इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना वो लगातार निकलता रहता है। इस वजह से क्या होता है, आपके जो ये क्या होता है, हमारी आमाशय दीवारों पर जलन उत्पन्न करने लग जाता है। इसलिए जब हमको भूख लगती है ना तो जो दर्द होता है ना वो इसी की वजह से होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो उसका उत्पादन तो लगातार होता रहता है, लेकिन हम भोजन नहीं करते हैं तो वो काम आपका नहीं होता। इसके अलावा कई बार हम च्युइंगम जो खाते हैं, च्युइंगम जब खाते हैं तो हम च्युइंगम तो खाते हैं लेकिन हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि ये भोजन कर रहा है, इसलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो छोड़ता है, लेकिन उस स्थिति में आपकी एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं छोटी आंत। हमने आमाशय कंप्लीट कर लिया, अब हम देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये जो होती है ये आमाशय के जठर निर्गमी पार्ट से जुड़ी हुई होती है। कहाँ शुरू होती है, जो छोटी आंत होती है वो आपके आमाशय के जठर निर्गमी यानी कि पाइलोरिक पार्ट से शुरू होती है, और आपकी जो बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ तक खत्म होती है। इसकी एवरेज लेंथ होती है वो आपकी 7 मीटर होती है, और आपको कई बुक में 22 फीट 22 फीट भी मिलेगा, तो ये आपका 22 फीट 7 मीटर के लगभग ही होता है, तो इसकी लेंथ होती है 7 मीटर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थर्ड लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि आहार नाल जो होती है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें किस स्थान पर भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जो भोजन करते हैं उस भोजन का सबसे अधिक पाचन, हाईएस्ट डाइजेशन और हाईएस्ट अब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखना ये आपके छोटी आंत होती है, लिटिल इंटेस्टाइन, यहाँ पर हमारा जो भोजन करते हैं उसका सबसे अधिक पाचन होता है, सबसे अधिक अवशोषण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अवशोषण होता है ना, जो अब्सॉर्प्शन होता है, ये आपके अंकुरों की सहायता से यानी कि माइक्रोविली की मदद से होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अब्सॉर्प्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, तो माइक्रोविली की हेल्प से होता है। अब आपकी जो लिटिल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ग्रहणी जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ड्यूडेनम होती है ये आपका आमाशय से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है इसका। ठीक है, इसकी जो आकृति होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के सी से होती है, और इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर होती है। इसका जो कार्य होता है ड्यूडेनम का, इसका काम होता है कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का उत्पन्न करना, मतलब जो पाचक रस होते हैं ना, भोजन में पाचक रस जो होते हैं उसका आपका योगदान जो करते हैं वो आपके ड्यूडेनम करता है। ड्यूडेनम होता है वो आपके एंजाइम जो होते हैं या डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनके निर्माण में आपकी हेल्प करता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं आपके अग्र क्षुद्रांत, या इसको बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम होता है ये आपके छोटी आंत का बीच वाला भाग होता है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ आपका जो अवशोषण होता है वो आपके होता है, यहाँ आपका अवशोषण शुरू हो जाता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है,
अवशोषण का जो कार्य है ना एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। हमारे शरीर में जो अवशोषण होता है ना, जो अब्सॉर्प्शन होता है, वो हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं नहीं करती हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। उन कोशिकाओं को बोलते हैं आंत्र कोशिका यानी कि एंट्रोसाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कोशिकाएं हमारे शरीर में अवशोषण का कार्य करती हैं, कौन सी कोशिकाएं अब्सॉर्प्शन का कार्य करती हैं, तो एंट्रोसाइट। ठीक है, एंट्रोसाइट या आंत्र कोशिकाएं इनको बोलते हैं। इसका तीसरा पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं क्षुदांत यानी कि इलियम। इलियम होता है ये आपका जो भाग होता है वो अंतिम भाग होता है लिटिल इंटेस्टाइन का, और ये आपके बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। इसका जो मेन कार्य होता है वो पोषक तत्वों का आपका अवशोषण करना। ठीक है, जो आपके पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका अब्सॉर्प्शन करना होता है, और ये उन्हीं का ही अब्सॉर्प्शन करती है जो आपका ये जो जेजुनम वाला भाग होता है ना, ये छोड़ देता है ना। देखो जेजुनम वाला भाग है वो आपका मैक्सिमम जो भी आपका अब्सॉर्प्शन है ना उसको कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगर इससे कोई चीज़ अब्सॉर्ब नहीं होती है तो आपका जो इलियम होता है वो इसका जो अब्सॉर्प्शन है उसको फिर कंप्लीट करता है। जैसे कि आपका जो इलियम होता है किस किस का अब्सॉर्प्शन करता है, जैसे आपका पित्त लवण का यानी कि बाइल साल्ट का, और फैट का यानी कि वसा का। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनकी जो लिटिल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटिल इंटेस्टाइन ऑफ आपका जो आपका शाकाहारी होते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन, उनकी लिटिल इंटेस्टाइन आपके बहुत ही लंबी क्यों होती है। इसलिए होती है कि हमारे शरीर में हम जो हैं हम भोजन करते हैं तो हमारे जो भोजन में मेन रूप से सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए हमें लंबी इलियम की आवश्यकता होती है। और अगर इलियम की लंबाई ज़्यादा होगी तो इलियम आपका पार्ट है किसका, आपका जो लिटिल इंटेस्टाइन इसका। तो इसलिए हमारे शरीर में जो शाकाहारी होते हैं है ना, उनकी जो लिटिल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। जबकि जो मांसाहारी होते हैं जैसे आपका लॉइन वगैरह है, टाइगर वगैरह है, इनकी जो आपका इलियम होती है उसकी लेंथ बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनमें सेल्यूलोज को पचाने की जरूरत नहीं होती है, तो सीधे मांस खाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत, वो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होती है वसा, इसका पूर्ण रूप से पाचन कर देती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, लेकिन आपकी छोटी आंत होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका पूरी तरह से पाचन कंप्लीट कर देती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस यानी कि पित्त रस है ना, पित्त रस क्या काम आता है, तो जो पित्त रस होता है वो आपके जो फैट होता है, वसा होता है, उसका पायसीकरण करता है, मतलब इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है जो आपकी जो वसा होती है, फैट होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण। और ये जो पायसीकरण की रिएक्शन होती है ना, इससे आपके पायसीकरण तो होता ही है, जो आपका बाइल जूस होता है यानी कि पित्त रस होता है वो आपका पायसीकरण तो करता ही करता है, इसके अलावा ये लाइपेज एंजाइम होता है उसको भी क्या कर देता है, सक्रिय करता है। क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। एंजाइम के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, जो भी एंजाइम होते हैं क्या क्या काम आते हैं सारे मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, अगला देखते हैं बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये जो आपका पार्ट होता है वो क्षुदांत के आगे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था, यानी कि आपका जो लास्ट पार्ट होता है ना इसका, इलियम जो होता है, यानी कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है उससे आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपके शुरू हो जाती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। जो छोटी आंत जो होती है, लिटिल इंटेस्टाइन जो होती है, अगर उससे जो चीज़ बच जाती है, मैंने आपको पहले बोला जो मैक्सिमम आपका अवशोषण है और पाचन है, डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन है, वो आपकी लिटिल इंटेस्टाइन कंप्लीट कर देती है। लेकिन जो बच जाते हैं उनका जो कार्य करती है वो आपके बिग इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है वो करती है। यानी कि ये आपका क्या करती है, छोटी आंत से बचे हुए अपचित भोजन को किण्वन क्रिया के द्वारा यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या करती है, उनका पाचन करती है, डाइजेशन करती है। और मेन रूप से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बड़ी आंत होती है मेनली आपका एक तो वाटर का और मिनरल्स का, इनका अवशोषण करती है। ठीक है, जी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न ऐसे आए कि भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण कौन करता है, लिटिल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आए कि हमारे भोजन में से वाटर मिनरल्स का अवशोषण कौन करती है, आपको ऑप्शन टिक करना है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और एक और काम होता है इसका, जो अपचित भोजन होता है उसको मल द्वार तक भेजना। ठीक है, एनस तक भेजना आपका जो अपचित भोजन होता है, ठीक है उसको।
ठीक है। अब जो आपकी बड़ी आंत होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं सेनम यानी कि अंधनाल, ये क्या करती है, ये आपके जो अपचित भोजन है उसका क्या करती है, अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। तथा शेष जो भाग होता है उसको कोलन जो वाला भाग होता है वृहदांत, उसको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, पूछा जाता है कि हमारा जो पाचन तंत्र में जो अपेंडिक्स होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक प्रकार से एक नॉन एक्टिव वो आपका ऑर्गन होता है, जो हमारे पहले था लेकिन अब वो नॉन एक्टिव है, कोई काम का नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाता है कि ये किससे कनेक्ट होता है, कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ जुड़ा हुआ होता है। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका अन्ननाल वाला पार्ट होता है सीनम, इसके अंदर आपका जो आपका अपेंडिक्स है वो आपके जुड़ा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसको बोलते हैं आपके सेलन यानी कि वृहदांत्र, और ये आपका यू अंग्रेजी वर्णमाला का जो यू है उसका उल्टा होता है, मतलब ऐसे आकार का होता है यूं। ठीक है, ऐसे आकार का ये आपका पाया जाता है। और ये जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, इनकी कोशिकाएं होती हैं, आपका जो वृहदांत होता है इनकी कोशिकाओं से, जो कोशिकाओं का नाम है गोबलेट कोशिका, क्या नाम है, गोबलेट कोशिका। गोबलेट कोशिकाओं से म्यूकस का क्या होता है, स्रावण होता है, म्यूकस आपके क्या होता है, बाहर निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका जो वृहदांत्र है यानी कि कोलन है, इसके भी आपके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और आपका सिग्मोइड कोलन। ठीक है, लास्ट जो पार्ट है आपका पाचन तंत्र का जिसको बोलते हैं मलाशय यानी कि रेक्टम, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो पार्ट होता है ये आपके आहार नाल का यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो आपके 20 सेंटीमीटर होती है, और इसका अंतिम है ना, टोटल तो 20 सेंटीमीटर होती है, लेकिन लास्ट 3 सेंटीमीटर वाला जो भाग होता है उसको आपके बोलते हैं गुदानाल यानी कि एनल कैनल। क्या बोलते हैं, एनल कैनाल इसको बोलते हैं। जो आपका मलाशय का लास्ट 3 सेंटीमीटर वाला जो भाग होता है उसको आपके गुदानाल यानी कि एनल कैनल बोलते हैं। ये जो एनल कैनाल होता है ये आपका मल द्वार यानी कि एनस के रास्ते से आपके बाहर की ओर खुलता है। अब इसमें आपके एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा जो गुदानाल होता है उसके अंदर 2 संवर्णी पाई जाती हैं। तो क्या पाई जाती हैं, 2 संवर्णी पाई जाती हैं। संवर्णी क्या होते हैं, एक प्रकार से कंट्रोलर ग्रंथियां पाई जाती है, कंट्रोलर पेशियां पाई जाती हैं। एक होती है बही या एक होती है अंत, यानी कि एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, 2 पाई जाती हैं। अब 2 क्या काम करती हैं, ये जो ग्रंथियां होती है ना, ये हमारे शरीर से जो भी पदार्थ बाहर निकलते हैं है ना, जो भी हम एक्सक्रीशन करते हैं, जो भी हम उत्सर्जन करते हैं, ये जो ग्रंथियां होती हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, हम जो मल त्याग करते हैं, ठीक है, वो जो मल त्याग करते हैं, ये जो मल त्याग की प्रक्रिया होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मल त्याग की प्रक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो इस जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं तांत्रिक प्रतिवर्ती। क्या बोलते हैं, तांत्रिक प्रतिवर्ती, यानी कि इसको बोलते हैं न्यूट्रल रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रिफ्लेक्स। तो ये हमारा वीडियो था पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 2। तो कल हम देखेंगे पाचन तंत्र से ग्रंथियां वाला जो चैप्टर है ना, पाचन तंत्र से ग्रंथियां 3 होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी ग्रंथि पाचन तंत्र में किस प्रकार हेल्प करती है, कौन सा एंजाइम किस प्रकार से हेल्प करता है, वो हम देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।